अगर स्टेट ऑफ हुर्मुस पे हम ईरान की हेजमनी मान लेते हैं तो ईरान की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, इसमें दुनिया सारी सरेंडर कर गई ईरान के आगे। कोई मानेगा नहीं जी। कोई ऐसा बड़ा बॉम्ब यूज हो जाएगा जो इससे पहले नहीं हुआ ईरान को कंट्रोल करने के लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर टैक्टिकल न्यूक इसराइल यूज करता है देन इट हैज रिपरकशंस। एक मुआहिदा है कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला है, मुजम्मिल साहब, हमें जवाब में मिसाइल मारने पड़ेंगे ईरान नहीं, पर। आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान विल जनरेट दिस रिस्पांस फ्रॉम पाकिस्तानी सॉइल। लोगों की राय है कि हर बड़े वाक़े के बाद हम कोई ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं, हर बड़े वाक़े के बाद कोई एपेक्स कमेटी का एक इजलास कर लेते हैं, फिर चीज़ें कूल डाउन हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। कुछ सस्टेनेबल पॉलिसी या स्ट्रेटजी नहीं है हमारे पास। उसकी वजह यह है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है ये प्रॉपर ओनरशिप नहीं लेती वॉर की। वॉर को एक मिलिट्री एक्टिविटी समझती है। लेकिन वहाँ तो भत्ता ले रही है बीएलए, आपके मिनिस्टर्स, एमएनए, एमपीए सब बीएलए को भत्ता दे रहे हैं जिंदा रहने के लिए। रोज पर्चियां आती हैं तालिबानों की, लोगों को किसी ना किसी को थ्रेट चली जाती है, किसी ना किसी, कुछ लोग कम कर जाते हैं, कुछ नहीं करते। अफगानिस्तान में तो कारपेट बॉम्बिंग कर देनी चाहिए, तहस नहस कर देना चाहिए, तबाह कर देना चाहिए। नहीं, दिस इज नॉट अ सेन थॉट। देखिए, हमारी अफगानिस्तान से कोई एनिमिटी नहीं है। ये कारपेटिंग बॉम्बिंग ये कहना बड़ा आसान है। इट इज नॉट दैट इजी ऑल्सो, और पाकिस्तान विल नॉट अडॉप्ट दिस पॉलिसी। पाकिस्तान हैज इश्यूज विद टीटीपी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे मेहमान हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल साहब, आई एम गुड, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग जनरल मी। साहब, दो टॉपिक्स पर आपसे बात करनी है, एक ऑपरेशन शबान बलूचिस्तान और एक जो ईरान की सूरत हाल। देखें, ईरान ने आज कतर पर भी मिसाइल मारे हैं, जॉर्डन पर भी मारे हैं, यूएई पे भी मारे हैं, कुवैत पे भी मारे हैं, बहरीन पर भी मारे हैं, और सबसे लेकिन सऊदी अरब पे नहीं मारा और इसराइल पे नहीं मारा। दो ही मुल्कों पे नहीं मारे, सऊदी अरब और इसराइल। बाकी पूरे जीसीसी कंट्रीज को उसने आज मिसाइल मारे हैं। अमेरिका ने उन पर बमबारी की है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उन्होंने मुकम्मल बंद कर दिया है। क्या देख रहे हैं? ये तो हम स्क्वायर वन पे आ गए ना। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल साहब। मैं समझता हूँ कि ईरान इस वक्त एक डिवीजन का शिकार नजर आता है जहां पे डिसीजन मेकिंग है। द पॉलिटिकल एलीट जो है, वो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो बातचीत कर रहे हैं। अभी अराक्ची साहब ओमान में मौजूद भी हैं और ओमान के अंदर भी टारगेट हिट हो रहे हैं। कतर के नेगोशिएटर्स ओमान में उनके साथ मौजूद हैं, टारगेट हिट हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया और इसराइल, देखिए, एक इसराइल को तो इसलिए उसने नहीं मारा होंगे मिसाइल कि दे डोंट वांट टू अट्रैक्ट इसराइल बैक इनटू एस्केलेशन ट्रैप के अंदर, कि दोबारा वापस आए। और वो, क्योंकि वो अमेरिका तो अभी कंट्रोल्ड एस्केलेशन कर रहा है। सेंटकॉम की जो एप्लीकेशन है दैट इज कंट्रोल्ड, शेप कर रहा है जो टेक्टिकल एनवायरनमेंट कह लें, या शेप कर रहा है जो मौजूदा एनवायरनमेंट पैदा हुई है हुर्मुज़ के बाद, उससे ज्यादा एस्केलेट नहीं कर रहा। ईरान भी उसका रिस्पांस दे रहा है। तो इसराइल को, ईरान डोंट वांट कि वो आके इस पूरा स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन में दोबारा शामिल हो जाए, क्योंकि अमेरिका तो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, इसराइल फिर रुकेगा नहीं जब तक, क्योंकि उसको फियर हो गया है कि अमेरिका किसी वक्त भी वॉर से निकल सकता है, तो पूरा फायदा उठाया जाए इसकी प्रेजेंस का। सऊदी अरेबिया को ऑफ कोर्स नहीं टच कर रहे हैं, उसकी वजह बड़ी क्लियर है। दे डोंट वांट टू एंटागनाइज सऊदी अरेबिया, और किंग सलमान के साथ वो चीजें आगे लेकर बेहतर करना चाह रहे हैं। बाकी जो रीजनल कंट्रीज हैं, कतर, ओमान, कुवैत, यूएई, बहरेन, इन पे ये अपनी डोमिनेंस रखना चाह रहा है। इस वक्त जो कंटेस्टेशन है, अगर आप मुझे अलाउ करें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको कर दूं मुजम्मिल साहब, कि ये जो हुर्मुज़ है जी, ये अभी इस वक्त स्टिकिंग पॉइंट बन गया। न्यूक्लियर के साथ प्रेस्टीज लग गई है दोनों ममालिक की, वो बाद में मामले खुलेंगे। और हुर्मुज़ के साथ पावर अटैच हो गई है। ईरान समझता है कि अगर मैं हुर्मुज़ का कंट्रोल, ईरान के जो हार्ड लाइनर्स हैं, मेरे ख्याल में इसको उसी पैराए में लें तो ज्यादा बेहतर होगा, वो समझते हैं कि हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है वो इनको रीजन के अंदर जो पावर कंटेस्टेशन बाद में भी होनी है, या जो एक डोमिनेंस है और जो डेटरेंस है, वो दोनों हुर्मुज़ में है। तो दैट्स वाई दे आर कंटेस्टिंग फॉर हुर्मुज़। और उससे फिर जो मुआहिदा है उसकी शेख नंबर 1, 4, 5 और 10 तीनों वायलेट, चारों वायलेट हो रही हैं। ऑफ कोर्स इल्जाम एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं, बट मैं जाती तौर पे समझता हूं कि ईरान थोड़ा सा ओवर प्ले कर रहा है जी।
ईरान ओवरप्ले कर रहा है, ईरान को इसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी, या ये ईरान को फायदा देगा? टेक्निकली तो शायद फायदा दे दे, स्ट्रेटेजिकली इट विल हैव कॉस्ट। नहीं, देखें, अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज पे हम ईरान की हेजमनी मान लेते हैं तो ईरान की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, इसमें दुनिया सारी सरेंडर कर गई ईरान के आगे। कोई मानेगा नहीं जी। हुर्मुज पे रीजनल कंट्रीज ने जब अभी कमांडर सेंट कॉम की जो कॉन्फ्रेंस हुई है बहरेन में, बड़ा क्लियरली रीजनल कंट्रीज ने स्टांस लिया है कि ये हुर्मुज का जो मामलात है, इसलिए तो अमेरिका कोशिश कर रहा था एक पैरेलल सिस्टम एस्टेब्लिश करने की। अमेरिकन ने जो जहाज गुजारने की कोशिश की है, या जो ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ करके निकलते हैं जहां से जहाज ओमान की सदर्न कोस्ट को हग करके जो गुजरते हैं नॉर्दर्न कोस्ट को, तो वो इसलिए वो ट्राई कर रहा था कि एक अल्टरनेटिव रूट क्रिएट किया जाए, फिर एक लीगल कंडीशंस क्रिएट की जाए कि ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, और अगर ये इस तरह का होता है कि ये जी अपना मुल्क के वाटर्स हैं, उनका कंट्रोल है, तो वो कहेंगे जी ये तो फिर शिपिंग हो रही है ओमान के पानियों से, ईरान के पानियों से तो नहीं हो रही। तो दोनों को वो एड्रेस करना चाहता था, जिसका ईरान ने चेक किया। बट मैं जब इसको कहता हूँ कि स्ट्रेटेजिकली उनको नुकसान होगा, उसकी वजह यह है कि देखें हुर्मुज का क्या है अल्टीमेट विक्ट्री क्या होगी, कंट्रोल के अलावा जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं। इंटरनेशनल वाटरवेज हों या जो भी हो, वाटरवेज फ्री सीज हर मुल्क की ख्वाहिश होती है। इनके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, चाइना, रशिया, और फॉर दैट मैटर वेस्ट के अंदर भी जो लोग अगर चाह रहे हैं, तो ये फिर एक एक्स्ट्रॉर्डनरी एशिया पूरा इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वी कांट अफोर्ड के आज एक सिचुएशन है, आज आपके लेट्स से कि दो कंट्रीज हैं, उनकी डिफरेंट रिलेशनशिप है विद ईरान, कल हो सकता है ऐसे रिलेशनशिप ना हो, तो ये किसी के लिए भी खतरा हो जाएगा। कोई भी मुल्क इसकी बंदिश नहीं चाहेगा या इसका कंट्रोल नहीं चाहेगा। इनको जब उसके अल्टरनेटिव्स मिल रहे हैं, $400 बिलियन, $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन का, शक जरूर है इनको कि अमेरिका ने करना नहीं है, सैंक्शंस उठ रही हैं अगर आपके ऊपर से, तो अगर फर्ज करें कि वो अपने अमेरिकन उन शराइत को पूरा नहीं करता, आपके इजाजत नहीं देता, या इकोनॉमिक रिलेटेड जितनी भी सैंक्शंस हैं या वो चीजें रिमूव नहीं करता, तो हु इज स्टॉपिंग यू? आप वापस इस पे आ सकते हैं। ये तो आपके जियोग्राफिकली आप बैठे हुए हैं ना, आपने कहीं फोर्सेस तो नहीं मूव करने। अमेरिका तो आएगा इधर, अपने बैरी बेड़े और बहुत सारी चीजें लेकर आएगा। फिर आप अमेरिका की हेजमनी खत्म कर, प्रेजेंस खत्म करना चाहते हैं रीजन में, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट इजी। ये इतना आसान नहीं, अमेरिकन सेंटकॉम कभी भी यहां से इतने वो जल्दी कहते हैं जाएगी नहीं। अब खित्ते में कोई बड़ा वाकया होगा, क्योंकि अब जो स्टैंड ऑफ हो गया है, अब नए हुर्मुज खुलाने के लिए या तो आपको ईरान को बड़ा हिट करना पड़ेगा, उसके बगैर आप ईरान को अब डील नहीं कर सकते। अब वो बड़ा हिट क्या है जिससे ईरान को नुकसान पहुंचे, क्योंकि रूटीन की बमबारी से ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हम दोनों तरफ के बड़े हिट्स को एक सिनारियो कर लेते हैं मुजम्मिल साहब। मैक्सिमम देखें ना क्या होगा, ईरान की तबाही होगी, ब्रिजेस, कम्युनिकेशन सेंटर्स, वाटर पॉइंट्स, इसकी और इनका रिस्पांस कोई वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क या मियामी में तो नहीं जाना। रिस्पांस ने किधर जाना है? बहरेन में, कुवैत में, कतर में, रीजनल कंट्रीज की आपस में कंटेस्टेशन शुरू होगी। विनर कौन खड़ा है आप खुद ही अंदाजा लगा लें, इजराइल। उसको बेनिफिट करता है, और जरा सा ये एस्केलेशन आगे चली गई और इजराइल अब दोबारा वापस आया, तो वो जो स्पॉइलर है उसको तो मौका मिल जाएगा। वो हिट ईरान को ऐसी ऐसी जगहों पे करने की कोशिश करेगा जहां से ईरान का मैक्सिमम रिस्पांस जनरेट हो। यस, इजराइल के अंदर भी तबाही हुई है, इजराइल को भी रिस्पांस जाएगा, बट नेतन्याहू आजकल की जो लीडरशिप है, ये अपने पर्सनल जो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं या जो उनके आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, उनको ज्यादा परसू करती हैं एज कंपेयर टू दी स्टेट एजेंडाज एंड दी एस्पायरेशन ऑफ पीपल। यही काम अमेरिका कर रहा है। 70% अवाम फौज के खिलाफ, जंग के खिलाफ है। इसराइल के अंदर आप देख लें, अवाम में एक बेचैनी है। दे आर नॉट फुली बिहाइंड दिस वॉर। वो उन्होंने बहुत अभी अलर्ट्स देख लिए हैं। ईरान के अंदर भी जो ट्रू एस्पायरेशंस हैं, शायद वो इस वक्त रिफ्लेक्ट ना हो रही हों। ठीक है, इस वक्त आइडियोलॉजिकल एस्पिरेशंस आर ऑन द ग्राउंड। वो तो 20 मिलियन वैसे भी आइडियोलॉग्स हैं, वो तो एस्पिरेशंस दिखाएंगे, बट उससे पहले ईरान के कुछ लोग सड़कों पर भी थे इसी मौजूदा सेटअप में। तो लोगों की तो ख्वाहिशात आजकल की पॉलिसीज में नजर ही नहीं आती, इंडिविजुअल्स एंड कोई बिजनेसेस। आपको नहीं लगता कि कोई टेक्टिकल न्यूक्लियर यूज हो जाएगा, कोई ऐसा बड़ा बॉम्ब यूज हो जाएगा जो इससे पहले नहीं हुआ ईरान को कंट्रोल करने के लिए? अब नाए और मुझको रीजनल, खुला। नो, आई डोंट थिंक सो कि अगर टेक्टिकल न्यूक इजराइल यूज करता है देन इट हैज रिपरकशंस।
फिर तो हम एक बड़ी जंग की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि रीजन भी इसको अलाउ नहीं करेगा ना। उससे फिर ईरान तो नहीं इफेक्ट हो रहा, पूरा रीजन इफेक्ट हो रहा है। इस रीजन में रशिया बैठा हुआ है, इस रीजन में चाइना बैठा हुआ है, इंडिया बैठा हुआ है, पाकिस्तान बैठा हुआ है। ये सारी न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, और ये टेक्टिकल प्रेसिडेंट्स कभी भी न्यूक्लियर का वो सेट नहीं करेंगे। दे हैव द कन्वेंशनल एसिमेट्री है, कन्वेंशनल एप्लीकेशन, नॉन कॉन्टेक्ट वॉर में वो ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। यस, दे विल हैव ऑल्सो विल हैव कॉस्ट फॉर दैट। लेकिन फिर जब वॉर में आगे जाते हैं तो आउटकम्स आपके कंट्रोल में नहीं रहती। लेट्स अज्यूम कि अमेरिकन एंड इसराइलीज तैयार हो जाते हैं टू पे दैट कॉस्ट वंस फॉर ऑल, तो वो आई थिंक अगर एक पनिशमेंट प्लान कर लेंगे ईरान की, तो नुकसान बहुत हो जाएगा, फिर सदियां लगेंगी इन चीजों को। नंबर वन। नंबर टू, एक सिनारियो ये भी हो सकता है कि अमेरिका कुछ अपनी मिलिट्री एप्लीकेशन करे और उसके बाद कहे जी कि मैंने अपने मिलिट्री अहदाफ पूरे कर लिए, मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए हैं, आई एम लीविंग दिस एरिया, चला जाता है। और फिर आपका हुर्मुज़ किस काम का रहेगा? अमेरिका कहता है रीजन जाने, दुनिया जाने, जिनका ट्रेड है वो जाने। अमेरिका की तो इतनी स्टेक्स आर नॉट इन्वॉल्व इन हुर्मुज़। और अमेरिका तो देखे ना, बाकी भी झगड़ों से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो टिपिकल एक हेजमोनिक उसका जो कंट्रोल होता था विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो कहता है ठीक है मैं कुछ चीजें छोड़ना चाहता हूं, मैं नहीं करना चाहता। नेटो ने उसका साथ नहीं दिया, इसी वजह से उसका नुकसान हो रहा है। जब ये बिग पावर कंफ्यूज कह लें या ब्रूज होती है, तो ये क्योस जरूर छोड़ जाती है रीजन के अंदर, और फिर टाइम लगेगा, 40-50 साल लगेंगे चीजों को सीधा होने में। फिर तो आपको स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में ईरान की बात माननी पड़ेगी। देखिए मुजम्मिल साहब, ईरान की बात कुछ हद तक तो मानी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का स्टांस के अंदर खड़ा होगा, आई एम नॉट, मैं इंटरनेशनल एक जो व्यू है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और जो रीजनल व्यू है, रीजनल कंट्रीज ये कभी भी नहीं चाहेंगी। अगर कतर इन्वेस्टमेंट कर रहा है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन यूएस, सऊदी अरेबिया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन 600+ मिलियन डॉलर्स इन बिलियन डॉलर्स इन यूएस, तो आपका क्या ख्याल है कि वो अपने जो उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं या इस रीजन के अंदर जो उनकी स्टेबिलिटी है, उसको वो गारंटी नहीं मांगेंगे अमेरिका से? वो ऐसे ही पर उठा के है, उनके कोई हवाले। सूरत हाल है ही नहीं, डेडलॉक है, तो आपको फिर और अपना ही है। है ना जी, एस्केलेशन है। देखिए अभी तो इस वक्त हम प्री मेजर एस्केलेशन खड़े हैं, एक एंगल से व्यू कर रहे हैं। पोस्ट वॉर हु कुड थिंक, आज से कुछ अर्सा पहले अमेरिकन ने भी नहीं सोचा होगा कि ये हुर्मुज़ को यूज कर जाएंगे। वो पुरानी असेसमेंट पे ही रहे कि ये डरेंगे वॉर से, और वो डरे नहीं है, वो खड़े जरूर हो गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, उनको कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव्स तो प्ले करने पड़ेंगे। सुरवर्दी साहब देखें, मैं मानता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं उनके जो जो फीलिंग्स हैं रिवेंज की, एंड नॉट फॉरगेटिंग दिस। यस, वो इस वक्त अली खामनाई साहब पे, लेकिन कुछ वीकनेसेस भी उनको देखनी पड़ेंगी। उनकी कैपिटेशन हुई लीडरशिप की, उससे पहले मिलिट्री लीडर्स की इनकी होती रही। कासिम सुलेमानी साहब शहीद कर दिए गए, एक एक कमरे में वो पहुंचे हैं। दे हैड द, इसका मतलब यह है कि इनका कंट्रोल नहीं था। ईरान के अंदर भी आज भी एलिमेंट्स बैठे हुए हैं जो सपोर्ट करते रहे हैं इनके खिलाफ। बहुत से रॉक एजेंट्स वहां पे बैठे हुए थे जिन्होंने सपोर्ट किया, अफगानी वहां पे मौजूद थे जिन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया। तो एक नेक्सस पूरा इस्टेब्लिश हो रहा है इस रीजन के अंदर, इसराइल के साथ, इंडिया का, अफगानिस्तान का। यूएई ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड में बैठा है, बहरैन अब्राहम अकॉर्ड में बैठा है। फिर आप ब्रूज भी कर रहे हैं। अब देखिए कतर मेडिएशन भी कर रहा है, कतर के ऊपर अटैक भी हो रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि कतर अंदर से खुश होगा ईरान के साथ कि चलो यार कोई बात नहीं? आप, वो होता है ना स्ट्रेटेजिक पेशेंस का भी एक लेवल होता है, वहां तक आप लेके जाते हैं। ओमान के अंदर आप बैठे हुए हैं, नेगोशिएशंस, बातचीत कर रहे हैं, ओमान के ही आपने टारगेट्स भी ले ली हैं। तो दैट्स वाई आई थिंक थोड़ा सा इन हाउस इनको चीजें ठीक करनी होंगी। बाकी ऑफ कोर्स इनकी कैपिटेशन हुई है, ये कोई अमेरिका के साथ इनका पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो नहीं स्टेब्लिश होने जा रहा, या ये वो दूध क्या होते हैं शेरो शक्कर तो नहीं होने जा रहा जी। दे विल रिमेन इन एनिमिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड। मैंने इस ये बमबारी का सिलसिला कितने दिन और जारी रहेगा? एस्केलेशन लेडर पे कंट्रोल्ड एस्केलेशन है, ये क्विड प्रो को चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक अमेरिका ये मुकम्मल फैसला नहीं कर लेता कि वी आर नो मोर नेगोशिएटिंग विद देम, और मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को एक और चांस दें। वैसे मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट ने उनको पहले भी उनके ऑब्जेक्टिव्स नहीं दिलवाए, तो वो इस सूरत में वो एस्केलेशन में बढ़ा देंगे। लेकिन उसके बाद मुझे लगता ही है कि वो एस्केलेशन करके एक हैवी पनिशमेंट करके दे वुड लाइक टू क्विट द एरिया विदाउट एनी नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ द इशू। बस चुप करके अमेरिका वापस चला जाएगा? पहले नहीं गया, मुझे बताए ना, इराक में कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करके स्टेबिलिटी छोड़ तो के गया? जब अगर वो इराक में हैवी क्या करके गया?
हैवी पनिशमेंट के बाद चला जाता है क्विड प्रोको के तहत, तो फिर भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तो ईरान के पास ही होगा। क्यास होगा ना जी, फिर रीजनल कंट्रीज कंटेस्टेशन करेंगी। फिर तो देखे ना, उसका जो एस्केलेशन नहीं होगी तो वो फिर क्या, किससे डिमांड करेगा? अभी तो अमेरिका है उसका एनिमी, फिर किससे डिमांड करेगा? कतर को कहेगा कि आप ये कर दो, सऊदी अरब को कहेगा, किसको कहेगा? मुझे मुझे तो समझ नहीं आती कि वो किसके साथ फिर करेगा। तो एक क्यास ही रहेगा। वॉर के अलावा तो मुझे फिर इसकी सेटलमेंट नजर नहीं आती। हैविंग सेड दैट, नेगोशिएशंस ने तो आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद, 8 साल बाद कहीं ना कहीं तो 47 ईयर्स के बाद भी तो हुई है ना, बात तो टेबल पे ही आई है एट द एंड ऑफ द डे। तो आई थिंक ये इट विल हेल्प इजराइल। इस तरह की सिचुएशन, ईरान अगर, इजराइल देखिए अभी कुछ दिन पहले आइसोलेट हो रहा था, अमेरिकन ऑल्सो हैड अप्रीहेंशंस अबाउट इजराइल की ये पुश कर रहा है। फिर लेबनान में जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन हैं, जो गाजा के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन हैं, वो तो फिर मुकम्मल होते मुझे नजर आ रहे हैं ना। फिर उनको तो स्टॉपिंग नहीं होगी। आप डायरेक्ट इसराइल के साथ वॉर में तो नहीं जा सकेंगे, कितना अरसा आप ईरान वॉर करेगा उनके साथ? या नॉन स्टेट एक्टर्स का ही फिर यूज रह जाएगा, उसी में नॉन स्टेट एक्टर्स का जो रोल है वो बढ़ जाएगा। तो रीजन तो हमारा ही, मिडल ईस्ट ही इनस्टेबल होगा ना। अमेरिकन को तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा उससे। आगे चल के अगर अब देखें ना, अगर कल फिर अमेरिका बमबारी करता है, परसों फिर बमबारी करता है, और ईरान जो है सऊदी अरब पर भी अटैक शुरू कर देता है, अगर वो कतर पे कर सकता है जो सालिस है, तो सऊदी अरब पे भी कर सकता है। तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा अगर सऊदी अरब अंडर अटैक आ जाता है तो? देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जरूर है, लेकिन उसमें दोनों ममालिक की सेंसिटिविटी जरूर देखी जाएंगी। ये ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान एक ईरान के खिलाफ एक महाज खोल देगा। यस, जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सपोर्ट है वो जरूर खोलेगा, वो जरूर करेगा। और जो प्रोटेक्शन है हॉली मॉस्क है, दोनों की जो प्रोटेक्शन है, अगर ये ग्राउंड इन्वेजन होती हैं या ईरान आगे जाता है, तो फिर पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ खड़ा होगा। वो हम पहले भी खड़े रहे हैं। इराक वार में आपको याद होगा, हम सऊदी अरेबिया में मौजूद थे। अरर के बीच में हमारी फॉर्मेशंस थी, इन्फेंट्री डिवीजन भी था, मैकेनाइज्ड आर्मर्ड डिवीजन ब्रिगेड्स भी थे। तो पाकिस्तान रहा है, और अगर इस तरह के कोई इन्वेजन किसी तरफ से सऊदी अरब के अंदर नहीं, होती अगर है। अगर अगर वो मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी अरब में मारता है तो फिर क्या होगा? पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो बहुत होगी। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान से फिर उसके रिस्पॉन्सेज जनरेट होने शुरू हो जाए। सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान की सेंसिटिविटी को समझता है, ईरान बीइंग आवर नेबर। लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ प्रेजेंट रजीम भी जो है, आइडियोलॉजिकल रजीम भी जो है, दे विल नेवर गेट इनटू द कन्फ्रंटेशन। उसकी थोड़ी सी इंडिकेशन उन्होंने कर भी दी है, और ये ब्रिज भी पाकिस्तान ने किए हैं, इनके जो आपस के ताल्लुकात हैं। लेकिन अब ईरान को थोड़ा सा अपने रीजनल कंट्रीज, ठीक है वहां पे मिलिट्री फोर्सेज अमेरिकन मौजूद हैं, वो दैट विल टेक टाइम। सॉवरेन कंट्रीज हैं। अभी यूएई इब्राहिम अकॉर्ड में तो क्या आपने तल्लुकात छोड़ दी हैं उनसे किसी ने? तो हर कंट्री का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, इंटरेस्ट होता है, वो उसको परसू करते हैं। बहुत से हम इस्लामिक ममालिक के, हमारे दोस्तों के इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, तो पाकिस्तान कभी उसको अपने प्रिज्म से नहीं उनको कहता कि आप बिल्कुल खत्म कर दें ताल्लुकात को। इंडिया जरूर कोशिश करता है हर चीज पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, पर ऐसी चीजें आइसोलेट कर नहीं सकती। तो दैट विल बी ए सेंसिटिव मैटर, बट आई थिंक जो मेजर, आपको याद होगा यमन में भी कुछ अर्सा पहले 2014 में पाकिस्तान पे बड़ा दबाव था कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस शामिल करे कोalition में, जो यमन में स्टेब्लिश हुई। तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट थी उसने उसके खिलाफ फैसला दिया, और पॉलिसी मेकर्स दे टुक डिसीजन। हालांकि सऊदी अरेबिया वगैरह, अमेरिका बहुत नाराज हुए। आई एग्जैक्टली नो दैट, क्योंकि मैं उस वक्त किसी ऐसे ऑफिस में था जहां पे ये बातचीत होती थी। तो पाकिस्तान स्टूड विद द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल। पाकिस्तान की प्रायोरिटी अपने लोग और अपनी लेकिन अब तो एस्पायरेशन। एक एक मुआहिदा है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला है, तो अगर वो वो मैंने आपको, मिसाइल हमें मुजम्मिल जवाब में साहब, हमें जवाब में मिसाइल मारने पड़ेंगे सऊदी ईरान पर। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान विल जनरेट दिस रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तानी सॉइल। स्ट्रेटेजिक मुआहदे का या डिफेंस, कलेक्टिव डिफेंस का, अभी देखें ना, नेटो, अमेरिका इज इन वॉर, उनका भी मुआहदा चैप्टर 5 जो है वो, आर्टिकल 5 जो कहता है एक पे हमला दूसरे पे हमला तस्वर किया जाएगा। अगर अमेरिका कहता है कि मेरे ऊपर हमला हो गया, उसके एसेट्स पे हुआ है बेशक, लेकिन हुआ तो अमेरिका के ऊपर। तो नेटो ने अपना स्टांस लिया जी, तमाम ममालिक ने अपना इंडिपेंडेंट स्टांस लिया। क्या वो आगे हैं मुआहदे? मुआहदे के अंदर आप दोनों ममालिक की सेंसिटिविटीज को भी जरूर देखते हैं, और कोऑपरेशन के बहुत से मोड्स होते हैं। जरूरी नहीं होता कि वो मोड सिर्फ जंग का मतलब वो वॉर ही होती है। देर आर मेनी अदर मोड्स जो उस वक्त की इन्वायरमेंट और उस वक्त की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ऑन करते हैं। तो पाकिस्तान उसका ख्याल जरूर रखेगा जी।
अच्छा, आप जरा बलूचिस्तान पे आ जाते हैं। हालात बहुत संगीन हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज एट इट्स पीक हैं। ऑपरेशन शबान हमने लॉन्च किया है, पर लोगों की राय है कि हर बड़े वाक़े के बाद हम कोई ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं, हर बड़े वाक़े के बाद कोई एपेक्स कमेटी का एक इजलास कर लेते हैं, फिर चीजें कूल डाउन हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, कुछ सस्टेनेबल पॉलिसी या स्ट्रेटजी नहीं है हमारे पास। उसकी वजह यह है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है ये प्रॉपर ओनरशिप नहीं लेती वॉर की। वॉर को एक मिलिट्री एक्टिविटी समझती है। वॉर की अपनी सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डायनामिक्स होती हैं। मिलिट्री डायनामिक्स को तो सिक्योरिटी फोर्सेस डील कर लेती हैं, टेररिस्ट को लड़ लेंगी, इंडिविजुअल्स हजारों, 10,000, 20,000 उसको लड़ लेंगे। लेकिन जो डिप्लोमेटिक कार्रवाइयां करनी है, जो पॉलिटिकल कार्रवाइयां करनी है, जो सोशो इकोनॉमिक डेप्रिविएशंस को एड्रेस करना है, तो हमारी जो मोस्टली इंस्टेबिलिटीज है सोरवर्दी साहब, माजरत के साथ मैं एज अ पाकिस्तानी ये कमेंट्री कर रहा हूँ, नॉट एज अ डिफेंस या एक्स मिलिट्री जनरल। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो गवर्नेंस के जो कॉरिडोर्स हैं, यहां से इंस्टेबिलिटी ने ज्यादा जन्म ली है एज कंपेयर टू एनी अदर अवामिल, और फिर उसका पूरा फायदा उठाया एक्सटर्नल फोर्सेस ने। आज जो इंडियन प्रॉक्सीज यहाँ पे चल रही हैं, जो अफगानिस्तान की सॉइल चल रही है, मैं कल भी एक अल जजीरा पे यही बता रहा था, एक अफगानी मेरे साथ पार्टिसिपेंट थे, कि अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उनकी मिस गवर्नेंस की वजह से अफगानिस्तान गवर्नेबल नहीं रहा, तो इस वजह से ये टेररिज्म वहां से फैल रहा है। और जरूरी नहीं कि तालिबानों की कल ये चीज कंट्रोल में भी रहे, उनको भी नुकसान इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स ही होगा जब तक वो अपना स्ट्रक्चर ठीक नहीं करें। तो हम भी जब तक अपनी गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे और अपना नैरेटिव अवाम तक नहीं पहुंचाएंगे। अब मैं आपको नैरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में एक छोटी सी बात बताता हूं। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो उस वक्त 114 स्कूल्स थे बलूचिस्तान के अंदर, आज 15,500 स्कूल हैं। हर 48 घंटे की एवरेज बनती है, 2 दिन की एवरेज बनती है, 2 दिन के बाद एक स्कूल इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन मुझे बताएं कि क्या ये लोगों तक पहुंचाया गया? इतनी तो मेरे ख्याल में पंजाब में भी ऐसी ऐसी चीजें नहीं होती जी। अब आप सड़कों का देख लें, बाकी चीजें, मैं ये नहीं कहता कि बहुत, अब ये बहुत कुछ हुआ लेकिन ये नैरेटिव अवाम तक नहीं पहुंचाया गया, तो ये किसका फेलियर है? ये फौज का या एस्टेब्लिशमेंट का? कह ले एस्टेब्लिशमेंट तो खैर मैं नहीं कहता इसको, ये गलत एक टर्म हम यूज कर लेते हैं हमेशा, लेकिन इसमें फौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। अब जो सोशल डोमेन है, यहां पे आप एक मेंबर इलेक्ट होता है, उसके बाद वो 2018 के बाद गया ही नहीं उधर, वो कहता है जी आप हालात नहीं रहे, मैं अपने हल्के में नहीं जा सकता। आप तो पहले भी नहीं जाते थे। लेवीज हैं, 73,000 लेवीज भर्ती की गई, 73,000, 32,000 उनमें से नॉन कम्बेटेंट है। 140 अरब का बजट है जी आज उनका। और जो दोनों एफसीज हैं सोरवर्दी साहब, उनका जो बजट है दैट इज 95 बिलियन रुपीस। लेवीज का सिर्फ जो बजट था 140 बिलियन रुपीस। अच्छा, अब वो कहां लगा, पास्ट में किधर जाता रहा? 60% घोस्ट होते थे, 93,000 आपने लेवीज, अब वो पुलिस में कन्वर्ट किया है, आपने उनको इक्विप करना है, उनको वेपन देने। अब जिस पोस्ट पे ये हमला हुआ, ये जो क्वेटा के इर्द गिर्द, तो वहां पे 45 इंडिविजुअल्स थे। अब देर आर मेनी थिंग्स जो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो उनको जरूरत है, गवर्नेंस के इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है, ओनरशिप की, क्लियर पॉलिटिकल ओनरशिप, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, ओनरशिप ऑफ वॉर की मैं बात कर रहा हूं, एंड प्रिसाइज यूज ऑफ मिलिट्री कैन ब्रिंग यू द पॉजिटिव रिजल्ट्स। बाकी डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल डोमेन हमें हमें पता है कि हमारा दुश्मन कौन है, वो आपने एक पॉलिसी मुरतब करनी है टू पुट प्रेशर ऑन देम। अफगानिस्तान पे अभी आपकी पॉलिसी आई है, कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा सा चलाएं, लेकिन पॉलिटिक्स ने जो बातचीत करनी है, जो लोगों से मिलना है, जो सोशो इकोनॉमिक डेप्रिविएशन है, जो इंक्लूसिविटी करनी है, खासतौर पर रेडिकलाइजेशन, तो इसको सीरियस नोट पे लेना होगा। अमेंडमेंट्स लाइक 18th अमेंडमेंट, इसमें जो खामियां इनको दूर करने की बात है ना, एक मुल्क को चीज सर्व नहीं कर रही तो कोई कुरान या हदीस तो नहीं है कि बस ये अपनी उसकी जो सुबहों की अपनी को मत छेड़े, लेकिन जो अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वाटर, जो हमारे वाइटल इंटरेस्ट हैं, कश्मीर, इनके ऊपर हमें एक होना होगा और चीजों को ठीक करना होगा जी। लेकिन वहां तो भत्ता ले रही है बीएलए, आपके मिनिस्टर्स, एमएनए, एमपीए सब बीएलए को भत्ता दे रहे हैं जिंदा रहने के लिए। ये खबर आई है, आई मीन देखिए भत्ता तो जी मैं ये नहीं कहता कि 100%, वैसे तो मोस्टली इट इज
एक एक झूठी खबर को ज्यादा ही फैलाया गया। 1 और 2 और जरूर हो सकते हैं, लोग करते होंगे। बता कराची में भी तो लोग टेररिस्ट जो हैं और ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस कराची में भी बिजनेसमैनों से लेती रही हैं, हैं वो दे देते हैं अपने इलाके को। रोज पर्चियां आती हैं तालिबानों की, लोगों को किसी ना किसी को थ्रेट चली जाती है, किसी ना किसी, कुछ लोग स्कम कर जाते हैं, कुछ नहीं करते। बट ये नहीं हो सकता कि वो पार्टनर बन गए हो, ऐसी ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल्स हैं तो उनको लॉफेयर के नीचे लाया जाए। ये लोग एक एक शोशा छोड़ देते हैं टू स्प्रेड डिस्पोर्डेंसी। 1 और 2 और जरूर होंगे, लेकिन वो इट इज नॉट एट लार्ज। हम भी लोगों से मिलते हैं, यहाँ पे लोग लड़ भी रहे हैं। देर आर सिविलियंस, देर आर ओल्ड सरदार्स, कुछ लोग हैं जो अपने इलाके में आज भी अपने आप को डिफेंड करते हैं। वो उनके इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट होने, क्योंकि उन्हें पता है कि बलूचिस्तान इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज बलूचिस्तान। लेकिन हमने अब लोगों की एक और राय भी है कि द सिविल गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री लीडरशिप हु आर रिस्पांसिबल फॉर बलूचिस्तान बोथ हैव फेल्ड, तो हेड शुड रोल। एक पॉलिसी आपने बनाई है, अगर आपने मार्के हक के बाद भी और अफगानिस्तान की पॉलिसी के बाद भी और मौजूदा जो टर्माइल से आप लड़ रहे हैं, अभी भी अगर लोग समझ, तो फिर सजेस्ट करें कि किसको आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। यस, जहां जहां फेलियर्स हुए हैं, सीरियस फेलियर्स हुए हैं, वहां पे बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। और कम से कम फौज के अंदर तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली आपको बता सकता हूं कि देर इज अ सिस्टम, उसको इतना प्रोनाउंस नहीं किया जाता। जहां पे सीरियस मिलिट्री फेलियर्स होते हैं या जो कोई इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं या जो भी सीरियस जहां पे चीजें होती हैं, वो खामोशी से यहाँ पे एक्शन ले लिया जाता है। इसका इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल वो उसको अवॉइड करते हैं या बाईपास करते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए, लेकिन किसी की ख्वाहिश पे नहीं। एक्चुअल एजेंडाज आपको भी पता है सरवर्दी साहब, हमें भी पता है कि असल इशू थोड़ी सी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, सोशल मीडिया प्रेशर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग भी है या जो प्रेशर्स हैं, ये सोशल मीडिया प्रेशर्स के ऊपर बहुत अजीबो गरीब सी डिसीजन मेकिंग हो रही है। यहाँ तो वॉर सोशल मीडिया प्रेशर्स के ऊपर लड़ी जा रही है। तो नैरेटिव की जंग जो है ना, ये इसको जीतना भी बड़ा जरूरी है। ये है वो नैरेटिव की जंग जो एक स्टेट के ऊपर थोप दी जाती है और हम उसको एक लार्जर व्यू लेकर आगे चले जाते हैं। नोबडी इज, आधे से ज्यादा तो यही इस्लामाबाद बैठ के ओपिनियन बना रहे हैं जिन्होंने अभी तक क्वेटा का एयरपोर्ट भी नहीं देखा होगा, बलूचिस्तान की डायनेमिक्स कोई नहीं समझा होगा। यस, अकोमुलेटिव मिस्टेक्स जरूर हुई हैं, मैं ये नहीं कहता सब एवरीथिंग इज हांकी डोरी, बहुत अच्छा जा रहा है। इट इज नॉट लाइक दैट। चीजें अकोमुलेटिव मिस्टेक्स भी हुई होंगी, कुछ फेलियर्स भी हो जाते हैं। बट टेक्टिकल फेलियर्स का ये मतलब नहीं है कि आप स्ट्रेटेजिक फेलियर की तरफ चले जाएं, ये याद रखिएगा। तो आपने वो स्ट्रेटेजिक जो प्रोटेक्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द स्टेट। और कुछ लोगों की ये राय है कि अफगानिस्तान में तो कारपेट बॉम्बिंग कर देनी चाहिए, तहस नहस कर देना चाहिए, तबाह कर देना चाहिए। इतनी बड़ी हम मिलिट्री माइट हैं, अफगानिस्तान इज नाउ पेन इन द एस, और हम बहुत नरमी कर रहे हैं। हमें काबुल को बिल्कुल डाउन टू अर्थ कर देना चाहिए। कंधार, पख्तिया, जहाँ जहाँ से हमारे खिलाफ काम हो रहा है, हमें एक दफा तबाह कर देना चाहिए। हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? हम नहीं, दिस इज नॉट अ सेन थॉट। देखिए, हमारी अफगानिस्तान से कोई एनिमिटी नहीं है, काबुल से हमारी कोई ना लोगों से ना आम लोगों से किसी से एनिमिटी है। कारपेटिंग बॉम्बिंग ये कहना बड़ा आसान है, इट इज नॉट दैट इजी ऑल्सो। पाकिस्तान विल नॉट अडॉप्ट दिस पॉलिसी। पाकिस्तान हैज इश्यूज विद टीटीपी, पाकिस्तान, तालिबान, अफगान। देखे ना, उनकी लीडरशिप को तो, टीटीए की लीडरशिप को तो पाकिस्तान टारगेट नहीं कर रहा या उनके पर ठिकानों को तो लोगों नहीं का कर रहा। ख्याल है कि टारगेट करना चाहिए। वो इंडिया की गोद में बैठे हैं, वो टीटीपी उनकी गोद में बैठी है, हम क्यों नहीं टारगेट कर रहे? लोगों का ख्याल है कि जब तक उनको नहीं करेंगे रिजल्ट ही नहीं आएंगे। देखिए, वो इंडिया की गोद में बैठे हैं, इसराइल की गोद में बैठे हैं, दे आर इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। हम 40 साल में अगर उनको उनकी नेचर को नहीं बदल सके तो वो नोबडी कैन, वो जिसकी मर्जी से पाकिस्तान के खिलाफ जो जो एप्लीकेशन करेंगे उस डोमेन में उनको रिस्पॉन्सेज जरूर जा रहे हैं। देखिए ना, पाकिस्तान ऑपरेशन तो कर रहा है, अफगानिस्तान के अंदर ही कर रहा है ना। तो इस तरह कोई और मुल्क आके आपके मुल्क में इस तरह ऑपरेशन करे तो आप उसको रिएक्ट करेंगे। ठीक है, माजी में 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं, उनके अपने डिफरेंट अवामिल, डिफरेंट एनवायरनमेंट थी। लेकिन पाकिस्तान जो है अपने ऑपरेशनल टारगेट्स ले रहा है, अफगानिस्तान के अंदर भी ले रहा है। जो बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान ने किया, लोगों को इसका अंदाजा ही नहीं है। यहां से जिस तरीके से बॉर्डर्स के ऊपर वो पोस्टों से किया करते थे पाकिस्तान के ऊपर, जहां जहां से पाकिस्तान के ऊपर फायर आया या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, चाहे उनके अम्यूनिशन डंप हो, वेपनर हेडक्वार्टर्स हो,
लोग हों, और जो खासतौर पे वो पोस्ट हैं जहां से वो जंप ऑफ पॉइंट करके पाकिस्तान में आते थे, पाकिस्तान हैज रेज्ड देम टू द ग्राउंड। वो रिएक्शन एक्शन जा रहा है, लेकिन मिलिट्री जो एप्लीकेशन होती है इसकी एक लेवल और एक लाइन होती है, एक परसेंटेज होती है। मिलिटरली आप सबड्यू नहीं कर सकते, ना किसी का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। आपकी टीटीए से एक ही डिमांड है, डोंट अलाउ योर सॉइल टू बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, और आप अपने जो टीटीपी की सपोर्ट है उसको खत्म करें। तो पाकिस्तान मिलिट्री कैलिब्रेशन के साथ इधर तक ही जाएगा जहां तक उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। चैलेंजिंग होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स पे बिहेवियर चेंज करना, बट पाकिस्तान इज लिविंग अप टू दैट, और कैलिब्रेट ठीक कर रहा है मेरे लिहाज से। बस कंसिस्टेंसी के साथ चीजें करें। पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर डाला गया, ये पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी कभी डिबेट पॉलिटिकल, वो अभी तक उस पिछली 19वीं सदी से ही नहीं निकल रहे जी, जो उन्होंने पहले असेसमेंट की हुई थी। आज का अफगानिस्तान इज डिफरेंट। आज का ये जो तालिबान है ये डिफरेंट है, ये वो वाला आइडियलॉग तालिबान नहीं है, वेरी डिफरेंट। पाकिस्तान ने जो तालिबान को भी सपोर्ट किया, सरवर्दी साहब, या जो मुजाहिदीन को भी सपोर्ट किया, वो अपने लिए तो नहीं किया, वो एक स्टेबिलिटी चाहते थे अफगानिस्तान में। पाकिस्तान अंडरस्टैंड्स के स्टेबल अफगानिस्तान स्टेबल पाकिस्तान की जमानत है, और स्टेबल पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमानत है। वो न समझें तो और बात है। अनफॉर्चुनेटली जो चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं वो इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। दे आर नॉट स्टेट्समैन के वो इस चीज को समझें, तो वो अपना टेम्परेरी फायदा उठा रहे हैं। और अल्टीमेटली अफगानिस्तान के अंदर से ही आप देखिएगा जिस तरीके से नफरत वहां पे तालिबान के खिलाफ और सोच आ रही है। आज देख रहे पूरी दुनिया से अफगानियों को वापस भेजा जा रहा है। वो सिर्फ पाकिस्तान पे बात करते हैं। मैं कल एक अल जजीरा के प्रोग्राम में था, मैंने कह रहा था कि चले जी, आप पाकिस्तान को तो बड़ा गिला कर रहे हैं कि 40 साल रखने के बाद भी बड़ी जुल्म शायद आपको नजर आ रहा हो। जो अमेरिका नहीं ले रहा, जर्मनी नहीं ले रहा, यूके नहीं ले रहा, टर्किया से आ रहे हैं, ईरान वापस भेज रहे हैं, तो ये भी पाकिस्तान के कहने पर भेज रहे हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ दिस तालिबान सो कॉल्ड रिजीम, जो ऑक्युपाई करके काबुल को बैठी हुई है, कि उनके पूरे अफगानियों का तशख्खुस ही उन्होंने बिगाड़ दिया। तो इंटरनली वो देखिएगा आप, वेरी सून एक ऐसी चीजें हो जाएंगी कि उन पे प्रेशर बिल्ड हो जाएगा जी। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।